नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हमारे पास हिंदी साहित्य का एक बहुत ही दिलचस्प नमूना है। ये लेखक यशपाल की कहानी है लखनवी अंदाज, और ये एक स्कूल की किताब से ली गई है। हाँ। और सच कहूँ तो पहली बार जब इसे पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अजीब सी कहानी लगती है। एक ट्रेन का डिब्बा है, एक नवाब साहब हैं और दो खीरे, बस बिल्कुल। लगता है कि इसमें है क्या। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी सादगी के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझने की है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस कहानी के लेखक यशपाल कोई साधारण कहानीकार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भगत सिंह के साथी थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी। तो सवाल ये उठता है कि एक क्रांतिकारी जिसने देश की आज़ादी के लिए जेल काटी हो, वो एक नवाब के खीरा सूंघकर फेंक देने जैसी मामूली बात पर कहानी क्यों लिखेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और असल में यही इस कहानी की खूबसूरती है। अच्छा। हाँ, ये दिखाती है कि यशपाल की क्रांति सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वो सामाजिक और साहित्यिक भी थी। लखनवी अंदाज पहली नजर में एक बहुत हल्की फुल्की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये एक साथ दो मोर्चों पर हमला है। दो मोर्चों पर? जी। एक तरफ ये उस सामंती वर्ग पर एक तीखा व्यंग है जो अपनी नवाबी की खोखली शान में जी रहा है, और दूसरी तरफ ये खुद साहित्य की दुनिया पर एक टिप्पणी है। और ये दूसरी बात शायद ज्यादातर लोग पहली बार में पकड़ नहीं पाते। अच्छा, तो मतलब इस खीरे के पीछे बहुत कुछ छिपा है। चलिए फिर परत दर परत इसे खोलते हैं। शुरुआत लेखक से ही करते हैं। यशपाल की जो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि थी वो उनके लिखने को कैसे प्रभावित करती है? बिल्कुल, और ये जानना बेहद जरूरी है। यशपाल एक यथार्थवादी लेखक थे। यथार्थवादी? उनका मानना था कि साहित्य को समाज की सच्चाई दिखानी चाहिए, उसे सुधारने का काम करना चाहिए। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखते थे। उनकी क्रांतिकारी आंखें समाज में फैले पाखंड, असमानता और वो जो बनावटीपन होता है ना, हाँ, उसे बहुत जल्दी पकड़ ले की थी। लखनवी अंदाज में वो इसी सामाजिक पाखंड पर निशाना साध रहे हैं। एक ऐसा वर्ग जो अब सत्ता में तो नहीं है, लेकिन अपनी नवाबी की अकड़ और दिखावा छोड़ने को तैयार नहीं। स्रोत में उनके उपन्यास झूठा सच का भी जिक्र है, जिसे भारत विभाजन की त्रासदी का एक महाकाव्य कहा गया है। एक तरफ इतना गंभीर, इतना बड़ा विषय, और दूसरी तरफ ये छोटी सी ट्रेन की घटना। हाँ, और यही तो उनकी महानता है। झूठा सच में वो एक राष्ट्र के टूटने का दर्द बयान करते हैं, और लखनवी अंदाज में वो एक संस्कृति के खोखलेपन का पोस्टमार्टम करते हैं। वाह! दोनों ही उनके यथार्थवादी नजरिए का हिस्सा हैं। वो मानते थे कि समाज को बड़ी बड़ी घटनाएं भी प्रभावित करती हैं और छोटी छोटी आदतें और मानसिकताएं भी। सही बात है। नवाब साहब का व्यवहार बस एक व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, वो उस पूरे पतनशील सामंती वर्ग का प्रतीक है, जिसे यशपाल एक परजीवी संस्कृति कहते हैं। परजीवी संस्कृति? हाँ, मतलब एक ऐसी संस्कृति जो अब कुछ पैदा नहीं करती, बस पुरानी शान के सहारे जी रही है। ठीक है, तो इस क्रांतिकारी और यथार्थवादी लेखक की नजर से अब उस ट्रेन के डिब्बे में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि लेखक जो कहानी सुना रहे हैं वो एकांत में एक नई कहानी पर सोचना चाहते हैं। इसलिए वो सेकंड क्लास का महंगा टिकट ले लेते हैं। हाँ। वो सोचते हैं डिब्बा खाली मिलेगा, पर वहां तो पहले से ही एक लखनवी नवाब पालथी मारे बैठे हैं, और उनके सामने तौलिए पर दो ताजे खीरे रखे हैं, और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि लेखक के डिब्बे में आने से नवाब साहब को बिल्कुल खुशी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। स्रोत में लिखा है, नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उन्हें लगता है कि उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ गया है। लेखक भी अंदाजा लगाते हैं कि शायद नवाब साहब ने भी अकेले सफर करने के लिए ही सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा, लेकिन अब उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें इस तरह खीरे जैसी साधारण चीज के साथ देखें। बिल्कुल। एक मिनट, क्या हम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? हो सकता है नवाब साहब को बस किसी की मौजूदगी पसंद ना आई हो। नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब हमें नवाब साहब के अगले बर्ताव में मिलता है। अच्छा। अगर बात सिर्फ प्राइवेसी की होती तो वो लेखक को नजरअंदाज कर सकते थे, है ना? लेकिन वो ऐसा नहीं करते। कुछ देर की खामोशी के बाद वो एक पूरा नाटक रचते हैं। वो लेखक से पूछते हैं, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? हाँ, और लेखक भी इस खेल को समझकर विनम्रता से मना कर देते हैं।
और फिर वो सीन शुरू होता है जिसका जिक्र स्रोत में बहुत विस्तार से है। खीरा काटने की रस्म। हाँ, खीरा काटने की रस्म। ये तो कमाल है, इतनी मेहनत, इतना करीने से सजाना। ये किसी परफॉर्मेंस आर्ट जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, परफॉर्मेंस आर्ट। ये खाना नहीं है, ये एक प्रदर्शन है। ध्यान दीजिए कि वो कैसे सीट के नीचे से लोटा निकालकर खीरों को खिड़की से बाहर धोते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं, फिर खीरे का सिर काटकर उसे गोदते हैं ताकि झाग निकल जाए। ये सब बहुत नफासत से किया जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद लेखक पर अपनी खानदानी रईसी का रौब जमाना है। और फिर उन फाकों को बहुत करीने से तौलिए पर सजाते हैं, जीरा, नमक और पिसी लाल मिर्च की पुड़िया से मसाला छिड़कते हैं। स्रोत में एक पंक्ति है हाँ, कि नवाब साहब खीरे की फाकों को देखकर जिस तरह मुंह में पानी आने के भाव प्रकट कर रहे थे, मतलब ये सब जानते बूझते किया जा रहा है। वो अपनी इच्छा को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, और लेखक ये सब कनखियों से देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक को लगता है कि अब तो खा ही लेंगे। हाँ, उन्हें लगता है कि नवाब साहब अब अपनी नवाबी का दिखावा छोड़कर खीरा खा ही लेंगे। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो एक भी फांक नहीं खाते। एक भी नहीं। वो हर फांक को होठों तक ले जाते हैं, उसे सूंघते हैं और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, एक एक करके सारी फांके। ये तो हद ही है। बिल्कुल। इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, सब कुछ खिड़की के बाहर फेंकने के लिए? कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ मकसद पेट भरना था ही नहीं। तो फिर क्या था? मकसद था अपनी श्रेष्ठता साबित करना। इस काम को करके वो बिना कुछ कहे लेखक को ये संदेश दे रहे हैं, देखो हम खानदानी रईस हैं, हम तुम जैसे आम लोगों की तरह पेट भरने के लिए नहीं खाते। अच्छा। हमारे लिए तो वस्तु की सुगंध और उसका एहसास ही काफी है। हम इतने कोमल हैं कि खीरे जैसी चीज भी हमारे पेट पर बोझ डाल देती है। मतलब ये भूख पर नजाकत की जीत का प्रदर्शन है। बिल्कुल, असलियत पर दिखावे की जीत। ये कहना कि मैं इतना अमीर और नफीस हूं कि मुझे खाने की जरूरत ही नहीं, ये तो एक तरह से अपनी शारीरिक जरूरत का भी अपमान है। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत में से पतनशील और परजीवी संस्कृति कहा गया है। ये वो मानसिकता है जो असल चीजों से, जैसे भूख, जरूरत, यथार्थ, इन सब से मुंह मोड़कर सिर्फ बनावटी प्रतीकों और अंदाज में जीती है। नवाब साहब का पेट खाली रह गया, लेकिन उनका अहम भर गया, और उनके लिए यही ज्यादा जरूरी था। इस पूरे नाटक के बाद वो तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखते हैं और फिर थक कर लेट जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। हाँ, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अंत में एक जोरदार डकार भी आती है। हाँ, और वो डकार इस पूरे व्यंग्य का शिखर है, क्लाइमैक्स। बिना कुछ खाए संतुष्टि की डकार। हाँ, ये शारीरिक रूप से असंभव और हास्यास्पद है। ये डकार उस नवाब के खोखलेपन का, उनके पूरे जीवन के ढोंग का सार है। बाहर से संतुष्टि का ऐलान, जबकि अंदर सब कुछ खाली है। अच्छा, तो ये डकार सिर्फ एक मजेदार अंत नहीं है, लेखक ने इसे कहानी लिखने की कला से जोड़ दिया है। ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझाता है। बताइए। नवाब साहब कहते हैं कि खीरा पेट पर बोझ डाल देता है, और ये सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो सोचते हैं, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिला विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इसका क्या मतलब हुआ? अब हम कहानी के दूसरे मोर्चे पर आ गए हैं, साहित्यिक व्यंग्य। अच्छा। यशपाल यहाँ सिर्फ नवाब पर नहीं बल्कि अपने समय के कुछ लेखकों पर भी निशाना साध रहे हैं। उस दौर में हिंदी साहित्य में नई कहानी नाम का एक आंदोलन चल रहा था। नई कहानी? हाँ, इस आंदोलन के कुछ लेखक कहानी के जो पारंपरिक तत्व होते हैं, जैसे कथानक यानी प्लॉट, घटना यानी इवेंट और पात्र यानी कैरेक्टर, इनको ज्यादा महत्व नहीं देते थे। तो फिर वो किस पर जोर देते थे? उनका जोर शैली पर, प्रतीक पर और मन के अमूर्त भावों को व्यक्त करने पर ज्यादा था। तो यशपाल को ये बात पसंद नहीं थी। यशपाल एक यथार्थवादी लेखक थे। उनके लिए कहानी का एक ठोस आधार होना, एक कथ्य होना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि सिर्फ शैली या अंदाज से कहानी नहीं बन सकती।
जैसे सिर्फ खीरे को सूंघने से पेट नहीं भर सकता। वो इस कहानी के जरिए पूछ रहे हैं, क्या कला बिना किसी ठोस सामग्री के सिर्फ लेखक की इच्छा से पैदा हो सकती है? ओह, तो नवाब साहब का खीरा फेंकना एक तरह से उस कला का प्रतीक है जिसमें सिर्फ शैली है, तैयारी है, नफासत है, लेकिन कोई सार या तत्व नहीं है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। वाह! नवाब साहब ने खीरे का आनंद लेने का सिर्फ अंदाज दिखाया, उसे खाया नहीं। उसी तरह यशपाल के अनुसार कुछ नई कहानी के लेखक सिर्फ कहानी लिखने का अंदाज अपना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वास्तविक विचार, घटना या पात्र नहीं डाल रहे हैं। और नवाब साहब की डकार, वो डकार उस खोखली कला से मिलने वाली झूठी संतुष्टि का प्रतीक है। यशपाल बहुत ही चतुराई से एक सामाजिक व्यंग को एक साहित्यिक व्यंग में बदल देते हैं। उनका संदेश साफ है, जैसे सिर्फ सूंघने से पेट की आग नहीं बुझती, वैसे ही बिना कथे के सच्ची कहानी नहीं बन सकती। ये तो सच में बहुत गहरा है। तो हमने एक साधारण सी रेल यात्रा से शुरुआत की थी और अब हम एक सामाजिक वर्ग के पतन और एक पूरे साहित्यिक आंदोलन के विश्लेषण तक पहुंच गए हैं। जी है। ये कहानी वाकई कई स्तरों पर काम करती है। हाँ, और यही यशपाल की खूबी है। वो एक छोटी सी रोजमर्रा की घटना को उठाकर उसके जरिए समाज और कला के बड़े बड़े सच सामने रख देते हैं। लखनवी अंदाज सिर्फ लखनऊ के नवाबों के बारे में नहीं है। ये हर उस मानसिकता, हर उस जीवन शैली और हर उस कला के लिए एक प्रतीक है जो अंदर से खोखली हो और सिर्फ बाहरी बनावटी आवरण पर टिकी हो। ये बात तो है। नवाब साहब का किरदार आज भी हमें अपने आसपास कई रूपों में दिख जाता है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में जिक्र है कि ये परजीवी संस्कृति या दिखावे की संस्कृति आज भी जीवित है। ये आधुनिक लखनवी अंदाज हमें आज के जीवन में कहाँ दिखाई देता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या ये हमारे सोशल मीडिया फीड पर है, जहाँ एक परफेक्ट खुशहाल जिंदगी का प्रदर्शन अक्सर असलियत की जगह ले लेता है? हो सकता है। या फिर कॉर्पोरेट दुनिया में, जहाँ प्रेजेंटेशन की शैली अक्सर असल काम से ज्यादा मायने रखती है? सोचने वाली बात यह है कि हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी असल भूख को दबाकर दुनिया को दिखाने के लिए अपना खीरा सूंघकर खिड़की से बाहर तो नहीं फेंक रहे। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।